नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ वन लाइनर के रूप में प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब बात आई है मूल्यांकन की, तो बताते हैं कि सतत और व्यापक का मतलब है कि निरंतर चलता रहे। जैसे मान लीजिए आप क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने के दौरान ही साथ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जानकारी को पूछते रहें। जो व्यापक मूल्यांकन होता है दोस्त, ये कई पक्षों का मूल्यांकन होता है, जैसे संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मतलब इसमें सब सारे पक्ष इंक्लूड होते हैं। इसीलिए इस मूल्यांकन को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। ये बालक के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले लाइन की। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने हेतु जरूरी है प्रश्न पूछना। जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूँ, सतत मूल्यांकन में यही होता है कि बच्चा चाहे कि जिज्ञासु बना रहा है, अट्रैक्ट रहे, उसका कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा दिल और दिमाग रहे। जब आप उससे प्रश्न पूछते रहेंगे तो वो क्रिएटिविटी थिंकिंग के माध्यम से सारी चीज़ों को पकड़ता चलेगा और बताता चलेगा। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले लाइन प्रश्न की। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए का अर्थ है, शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए पूछ लेता है प्रश्न में, तो आप कैसे संपन्न होना चाहिए? विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए उसे। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, आप देख रहे हैं। अगले लाइन की बात करते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। थॉर्नडाइक जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था और इन्होंने 3 मुख्य नियम तथा 5 गौड़ नियम दिए थे। सीखने के नियम के ये जनक माने जाती हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे जो है शिक्षण कौशल बढ़ता है। जब आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे किसी भी चीज़ की, कोई भी व्यक्ति हो, उस विषय का वो निपुण हो जाएगा। जब उसी संदर्भ में वो रिसर्च जारी रखेगा, तो इसी प्रकार अध्यापक के लिए भी प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। और उन्हीं प्रशिक्षणों के माध्यम से उसमें जो स्किल बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाने की क्षमता है वो जागृत होती है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले लाइन की। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम सिर्फ बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब जो भी हम एक्टिविटी कराते हैं क्लास में, जो भी पढ़ाएं वो बालक के अनुसार पढ़ाएं, बालक को केंद्र में मानकर, मतलब बालक को कोई दिक्कत ना आने पाए, ऐसे हमको पढ़ाना है। और बाल केंद्रित की अगर बात करें भारत में, तो सबसे पहले गीजू भाई बधेका ने इसको प्रमुखता दी थी और विश्व में जो है वो जॉन डीवी का नाम आता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बालकों को शिक्षा देते समय एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो वही फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। ये सीटेट 2016 में पूछा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब शिक्षक यह मानता है कि लड़के लड़कियों में गणित से ज़्यादा अच्छे हैं लड़के, तो वो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं वो जो टीचर है वो जेंडर बायस का शिकार है। मतलब वो कक्षा में जो है वो जेंडर पक्षपात यानी कि बढ़ा रहा है, जिससे बाल जो है क्लास में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, लड़के और लड़कियों में आपसी मतभेद हो जाएंगे, मनमुटाव हो जाएगा। तो इसलिए क्लास में कभी भी जेंडर पक्षपात या जेंडर बायोस को बढ़ावा नहीं देना है। हमारे लिए सभी जो है बराबर हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा यही कह रही है कि बालक हो, लड़का हो या लड़की हो, हमें सबको मिलाकर एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा को प्रोवाइड कराना है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले लाइन की। शिशु का व्यवहार आधारित होता है मूल शिशु का जब बालक पैदा होता है तब वो हाथ, नाक, कान, जो उसकी जो ये चीज़ें होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ, इन्हीं से वो सीखता है। और मैकडूगल ने तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से परिभाषित किया है। लेकिन अगर सिगमंड फ्राइड की बात की जाए, जो कि महान मनोविश्लेषणवादी हैं, जो कि लिबिडो के जनक माने जाते हैं, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 2 बताई है, जन्म और मरण। इसे एरोस और थैनाटोस के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 3 मन भी बताए हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इन्होंने अचेतन मन को सर्वश्रेष्ठ मन बताया है, जिसमें 90% की स्थिरता के साथ ये टॉप पर है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए प्रयुक्त शब्दावली है, तो वो डिस्ग्राफिया है, जो कि शारीरिक रूप से भी पूछ सकता है कि अक्षम व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्दावली
डिस्ग्राफिया है, और डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार का लेखन विकार भी है, याद रखिएगा। लिखने से संबंधित विकार को भी डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए उपयुक्त शब्दावली डिस्ग्राफिया है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव जो व्यक्तित्व परिणाम है वो आनुवंशिकता और वातावरण का है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या इसे नेचर एंड नर्चर भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण का 50-50% योगदान है, तो ये ऐसा नहीं है, कोई इसका परसेंट निर्धारित नहीं है। हाँ, दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई चीज़ 80% हो, कोई 20% हो, तो कम्बिनेशन इज इम्पोर्टेंट। आनुवंशिकता एवं वातावरण जो है वो मानव व्यक्तित्व के विकास का ही एक परिणाम है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत जो है वो निरंतरता का सिद्धांत है। पिछली बार यूपी टेट में पूछा गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, यह थार्डाइक ने दिया था बहुकारक, इसी को हम बालू के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोजेक्ट प्रणाली एवं किंडरगार्टन प्रणाली संबंधित है, तो ये संबंधित है। प्रोजेक्ट के जनक जो है वो किलपैट्रिक माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक न दिया हो और जॉन डीवी दिया हो तो आप जॉन डीवी मार दीजिएगा, क्योंकि जो किलपैट्रिक हैं वो जॉन डीवी के ही शिष्य माने जाते हैं। और किंडरगार्टन के जनक जो है वो फ्रॉवेल माने जाते हैं। किंडरगार्टन जो है ये जर्मनी में एक बाल उद्यान था, जिसमें जो है बालकों की शिक्षा को अग्रेसिव बनाने के लिए फ्रॉवेल ने इस योजना का शुभारंभ किया था। लेकिन अगर पूछ ले कि आधुनिक खेल विधि के जनक कौन है, तो कार्लवेल कुक का नाम आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। लैमार्क ने अपने विकास संबंधी सिद्धांत को जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, तो जिराफ पर। लैमार्क ने अपने सभी प्रयोगों को जिराफ पर किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। एडोलसेंस जो पुस्तक है इसके लेखक जो हैं G.S. हल हैं, जिन्होंने किशोरावस्था को एक नया जन्म, संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि किशोरावस्था को कठिन काल किसने कहा है, तो वो कहे हैं किलपैट्रिक, याद रखिएगा। बात आई है बुद्धिलब्धि की, तो बताते हैं कि बुद्धि की बात सबसे पहले सुजनन शास्त्र के जनक माने जाने वाले फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि शब्द की बात की थी। और बुद्धिलब्ध जो है 140 से अगर अधिक है तो जो है व्यक्ति जो है प्रतिभाशाली है। 121 से 130 है तो प्रखर बुद्धि का है, 110 से 120 का है तो तीव्र बुद्धि का है, और 90 से 110 सामान्य, और 80 से 90 के बीच में मंद बुद्धि माना जाता है। वंशानुक्रम से संबंधित मटर का प्रयोग किसने किया था, तो मटर पर जो प्रयोग किए थे वो आनुवंशिकी के जनक माने जाने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के महान मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सर्वसे पहले आनुवंशिकता की बात की थी और मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डिसलेक्सिया जो है उन बच्चों में होता है जो पढ़ने से संबंधित विकार को पैदा करते हैं, और डिस्फेजिया जो मौखिक रूप से अक्षम होते हैं, और डिस्प्रैगिया जिसमें लिखने की क्षमता की कमी होती है, और डिसकैल्कुलिया जो गणितीय गणना को करने में अक्षम होते हैं, उनमें डिसकैल्कुलिया नामक डिजीज हो जाती है, दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पॉइंट की। शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, तो जो शिक्षक है वो कक्षा में आदर्शवादी व्यवहार अपनाए और सहयोगात्मक यानी कि कोरिलेटिव होकर एजुकेशन को इम्प्रूव करे। जैसे बालक और टीचर में जो है वो कोरिलेटिव संबंध हो, आपसी संबंध हो, उनमें जो है एकदम बात से एक दूसरे को अटैच करते हुए अटैचमेंट के माध्यम से सीखना चाहिए। यही टीचर का जो है आदर्शवादी गुण है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। मेंटालिटी ऑफ एपिस कोहलर की एक पुस्तक है। अब बात आई है कोहलर की, तो बता दें कि कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता माने जाते हैं, और गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्रवाद या पूर्ण रूप से। और कोहलर ने अपना प्रयोग जो है वो सुल्तान चिंपैंजी पर किया था, दोस्त याद रखिएगा। कोहलर का कहना है कि बुद्धि जो है वो अचानक ही जो है इम्प्रूव होती है, दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। शैक्षणिक संस्थान कानून केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बोर्ड 1952 यूजीसी ने की स्थापना 1953 में हुई थी यूजीसी की, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के जफर रोड में स्थित है। बात आई है एनसीईआरटी की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और नई शिक्षा नीति जो है वो 1986 में लागू हुई। लेकिन आपसे पूछ ले कि पहली शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। अभी जो 2021 में आप नई शिक्षा नीति सुने हैं, ये कस्तूरी रंगन की समिति के सुझाव पर ही नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है, याद रखिएगा। आरटीआई 2009 में आया था, किंतु लागू ये 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। अब बात आई है आरटीआई की, तो बता दें कि जो शिक्षा थी वो आरटीआई की जो शिक्षा थी ये 1976 से पहले राज्य सूची का विषय हुआ
पढ़ता था, लेकिन 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बात आई है समवर्ती सूची की, तो बता दें कि समवर्ती सूची जो है वो संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है और किंडरगार्टन विधि के संस्थापक फ्रॉबेल है, मैंने आपको बता दिया। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की बात किसने की थी, तो मैडम मॉन्टेसरी ने की थी। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय जाने जाते हैं। तो दोस्त आज इतना ही, ये बाल विकास के कुछ वन लाइनर के रूप में लगभग 100-150 से ज़्यादा जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।